नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक नॉन टेक क्लासेज में। और आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण मिक्स क्वेश्चन लेकर आपके साथ फिर हाजिर हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो, आगे आने वाले एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इनको क्वेश्चनों को तैयार किया गया है। तो आइए आज का 1 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। एक 0 वाट का लैंप है, वो कितनी शक्ति का उपभोग करता है? क्या वो 15 वाट, 0 वाट, 20 वाट, 5 वाट? तो 0 वाट का समझकर, जैसे हमें घरों में लगता है 0 बत्ती कई बार बोलते हैं, तो 0 वाट की दिल्ली मेट्रो में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 0 वाट का होने के कारण कई साथी इसको 0 वाट शक्ति खपत को बोलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसका प्रतिरोध, उसमें फिलामेंट लगा होता है, उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। शक्ति खपत भी वो करवाता है। तो कितनी करवाता है? हाँ जरूर, वो कम से कम करवाता है। कितनी? 5 या 7 वाट, यानी 5 से 7 वाट ये शक्ति खपत वो करवाता है दोस्तों। तो राइट आंसर 5 वाट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। किसी प्रकार का कमेंट या डाउट, वीडियो कैसी लगी, आपका सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्जाम जैसे हरियाणा लाइनमैन, SAWPO इलेक्ट्रिशियन 2nd ग्रेड और UPPCL DRDO और PSPCL ALM JBBN टेक्निकल हेल्पर में महत्वपूर्ण रहने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। निम्मी से तैयार की गई क्वेश्चन है दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि संट के लिए उपयुक्त पदार्थ है वो कौन सा है? तांबा है या मैंगनीन है, लोहा है, पित्तल है? तो एक होता है यूरेका, एक होता है यूरेका और एक होता है मैंगनीन। दोनों ही मिश्र धातु है और प्रतिरोध बनाने के लिए, यानी संट के बनाने के लिए इन दोनों का ही हम उपयोग करते हैं। सर्वाधिक ताप कोणा का होता है मैंगनीन का, तो मैंगनीन का प्रयोग हम सर्वाधिक करते हैं। तो इसका राइट आंसर तो मैंगनीन होगा। अब बात कर लेते हैं इन ऑप्शन पर। तो यूरेका एक मिश्र धातु है किसका? तो यूरेका की बात करें दोस्तों 80%, सॉरी यूरेका 60% है। यूरेका 60% तांबा होता है, 60% तांबा और 40% है वो निकिल होता है दोस्तों। निकिल मिश्रण का हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और बात करें मैंगनीन की, यानी मैंगनीन की अगर बात करें तो इसमें 84% है तांबा, 84% तांबा, 12% है मैंगनीज। मैंगनीज होता है 12% है और 4% है निकिल होता है दोस्तों। 4% निकिल होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और मिश्रण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें किसी न किसी रूप में पूछ सकता है। यूरेका का तांबे का प्रतिशत पूछ सकता है, दोनों का प्रतिशत पूछ सकता है, निकिल का पूछ सकता है, मैंगनीन का पूरा मिश्रण पूछ सकता है, और मैंगनीज में, इस मैंगनीन में मैंगनीज की मात्रा पूछ सकता है, तांबे की मात्रा पूछ सकता है, निकिल की मात्रा पूछ सकता है। तो इस कारण पूरा क्वेश्चन को याद रखना है। आगे हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा यंत्र AC और DC दोनों पर नहीं हो सकता है। तो बात करें इनका ऑप्शन पर मूविंग आयरन प्रकार का और डायनोमीटर प्रकार का, इंडक्शन प्रकार का या उपरोक्त सभी प्रकार का। तो भाई इसमें मूविंग आयरन प्रकार होते हैं 2 प्रकार के अपने। एक होता है आकर्षण प्रकार का, आकर्षण, और एक होता है प्रत्याकर्षण प्रकार का, प्रत्याकर्षण प्रकार का। तो ये इनका टॉर्क होता है वो क्या होता है? धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इनका पैमाना अनुपातिक तो नहीं होता, अरैखिक पैमाना होता है। और डायनोमीटर एक शक्ति की खपत नापने वाला यंत्र है। और इंडक्शन प्रकार का, ये राइट आंसर इंडक्शन ही होगा, क्योंकि आपको नाम से पता है कि AC पर ही कार्य करता है, DC पर नहीं करता। और MI प्रकार का यंत्र है वो AC और DC दोनों प्रकार कर सकता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो लेक्लांची सेल में एनोड किसका बना होता है? लेक्लांची सेल का एनोड हमसे पूछा है, किस वस्तु का बना होता है? तांबे का, जस्त का, निकिल का, या निकिल यहाँ पर 2 बार लिख दिया, यहाँ पर आना कार्बन, यानी कार्बन। तो इसका लेक्लांची सेल का एनोड है वो किस वस्तु का बना होता है? कार्बन का बना होता है दोस्तों, कार्बन। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ये मैं PDF बनाते समय। लेक्लांची सेल में एनोड है वो कार्बन का बना होता है। और कैथोड हुआ किसका बना? जस्ते का, कैथोड जस्ते का बना होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि शेडेड पोल मोटर में फेज विस्थापन निम्न में से किसके माध्यम से संपन्न होता है? तो एक होती है शेडेड पोल मोटर, इसमें एक होता है सेलिएंट पोल, सेलिएंट पोल, और एक होता है शेडेड पोल, शेडेड पोल। तो ये जो शेडेड पोल होते हैं वो सेलिएंट पोल का 1/3 होते हैं। ये 1/3 या 1/3 होते हैं, यानी इस प्रकार एक तो बड़ा पोल होता है और इसके साथ ही एक है छोटा पोल होता है। तो ये शेडेड पोल होता है। तो शेडेड पोल पर एक शेडेड रिंग लगी होती है,
इसका कार्य हमसे पूछा है एक तरीके से, पूरी कार्य प्रणाली हम पूरी थ्योरी में पढ़ेंगे इसकी। तो शेडेड पोल मोटर में फेज विस्थापन में निम्न में से किसके माध्यम से संपन्न होता है? अपकेंद्रीय स्विच का, शेडेड रिंग से, या कैपेसिटर से, या इंडक्टर से। तो इसका राइट आंसर तो शेडेड रिंग से, यानी इस पर जो रिंग लगी होती है वो फेज विस्थापन का कार्य करती है और इसके कारण वो मोटर अपनी घुमाव दिशा में घूमती है, यानी एक फेज को दो फेज में बांटने का कार्य है वो शेडेड रिंग करती है यहाँ पर। इसका राइट आंसर होगा शेडेड रिंग। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवाएं यार। हमने एक छोटी सी शुरुआत की आपके लिए, आईटी वालों के लिए। तो आगे आने वाले हर प्रकार की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। ज़रूर अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और आपके इस सपोर्ट के लिए बनाया गया चैनल है दोस्तों। आपके लिए आईटी वालों की आवाज़ यहाँ पर उठाई जाएगी। तो अचालकों की 20 श्रेणी का तापमान हमसे पूछा है दोस्तों। तो तापमान की कुछ श्रेणियाँ होती हैं, पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन पर। 155 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस और 130 डिग्री सेल्सियस और एक 180 डिग्री सेल्सियस। तो अचालकों की बात करें तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो है वाई और ए ई, और वाई ए ई बी एफ, एक होता है एच, एक होता है सी। तो यहाँ पर इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको भी याद रखना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। वाई वर्ग का जो तापमान होता है, वाई वर्ग के अचालक होते हैं उनका तापमान के हमसे पूछा। वाई का होता है वाई 90 और ए का होता है 105 और ई का होता है 120 और बी का होता है 130 और अफ का हमसे कितना पूछा है? अफ से होता है 155, सॉरी अफ 155, एफ 155 और एच 180 और सी का होता है 200 से 220 डिग्री सेल्सियस के लगभग उतना होता है। तो पूरी सारणी है, इसकी टेबल हम बात करेंगे आगे थ्योरी की क्लास में। और 20 श्रेणी का कितना होता है हमसे पूछा है, तो 20 श्रेणी का कितना होगा? 130 डिग्री सेल्सियस का राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्न में से कौन से यंत्र का पैमाना अनुपातिक होता है? तो एम आई टाइप का, या एम सी टाइप का, या मेगर प्रकार का, या एनर्जी मीटर का। तो एम आई की बात करें, यानी मूविंग आयरन प्रकार का, और एक होता है एम सी, सॉरी यहाँ पर मैंने ऊपर सी लिख दिया, एम आई प्रकार का, और एम सी यानी मूविंग कॉयल प्रकार का, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। तो कौन से यंत्र का पैमाना अनुपातिक होता है, ऊपर हमने बात की, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है। इनका टॉर्क याद रख लेना दोस्तों, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जो धारा के वर्ग के समानुपात में बढ़ेगा, यानी धारा 2 बढ़ी तो इसका टॉर्क कितना बढ़ गया? 4, यानी टॉर्क अगर 2 हुआ तो धारा कितनी बढ़ेगी? 4। इस प्रकार ये विलोम वर्गानुपात में होते हैं इसका पैमाना। तो ये समानुपात में तो नहीं होता। अनुपातिक हमसे पूछा, अनुपातिक का और समानुपातिक के समान हो गया जैसे। तो एम सी यानी मूविंग कॉइल प्रकार का टॉर्क होता है वो वोल्टेज के सीधे समानुपात में होता है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र है वो, इसका पैमाना अनुपातिक होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि स्टार संयोजन में फेज वोल्टेज का मान लाइन वोल्टेज के मान से कितना होता है? अधिक या कम, या 3 गुना अधिक, या 3 गुना कम। स्टार संयोजन में फेज वोल्टेज का मान है वो लाइन वोल्टेज का मान पूछा है। तो बात करते हैं स्टार संयोजन में, स्टार में क्या होता है? लाइन करंट और फेज करंट, यानी फेज करंट का मान, सॉरी इस प्रकार हम बात करते हैं कि स्टार में लाइन करंट, यानी स्टार में लाइन करंट और फेज करंट है वो बराबर होती है। और डेल्टा की ये होता है स्टार में। और डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में क्या होता है कि फेज वोल्टेज, यानी फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज होती है, लाइन वोल्टेज ये बराबर होती है। और डेल्टा में ये लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर होती है, और स्टार में लाइन धारा फेज धारा बराबर होती है। अगर क्वेश्चन इस के हिसाब से बात करें कि स्टार में फेज वोल्टेज का मान है वो लाइन वोल्टेज से देव कितना होता है, तो इसका मान है वो हमेशा कम होता है, इसका √3 गुना कम होता है दोस्तों, √3 गुना कम होता है इसका। क्योंकि शक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है P बराबर √3 वी आई कोस फाई। आगे इस पर हम पूरी थ्योरी पर बात करेंगे। और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि यदि एक कैपेसिटर के चालक प्लेटों की मोटाई बढ़ा दी जाए तो उसकी कैपेसिटेंस का मान है वो क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा या अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा? तो कैपेसिटर के चालक प्लेटों की अगर मोटाई बढ़ा दें, इसका एक फॉर्मूला इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। किसी कैपेसिटेंस यानी सी समानुपाती एरिया इंटू के नियंताक अचालक नियंताक बट्टा में टी, सी समानुपाती ए के बट्टा में
टी। तो यहाँ पर टी क्या है, थिकनेस है, ये अचालक प्लेटों की मोटाई होती है, ये थिकनेस होती है दोस्तों, टाइम नहीं होता, थिकनेस। थिकनेस है वो, इसके कैपेसिटेंस के विलोमानुपाती होते हैं। यहाँ प्लेटों की मोटाई बढ़ा दी तो मोटाई यानी इसके विलोमानुपात में और कैपेसिटेंस का मान है वो घट जाएगा, यानी कम होगा कैपेसिटेंस का मान, इसका राइट आंसर कम होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि मध्यम प्रतिरोधकों का मान निम्न में से किस मान तक होता है। तो प्रतिरोधकों के कुछ मान होते हैं, जैसे निम्न प्रतिरोध होता है, एक होता है मध्यम प्रतिरोध, एक होता है मध्यम प्रतिरोध, एक होता है उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध तो निम्न प्रतिरोध होता है 1 ओम से कम, 1 ओम या इससे कम, 1 ओम से कम होता है वो निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में होता है। मध्यम होता है 1 ओम से 100 किलो ओम तक, 1 ओम से 100 किलो ओम तक मध्य प्रतिरोध की श्रेणी में आता है। उच्च प्रतिरोध होता है वो 100 किलो ओम से अधिक होता है, 100 किलो ओम से अधिक होता है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो मध्यम प्रतिरोध का मान हमसे पूछा है 1 ओम से 100 किलो ओम, किस ऑप्शन में देख लेते हैं। 1 ओम से कम ये निम्न की श्रेणी में आ गया, 1 ओम से 100 किलो ओम ये मध्यम की श्रेणी में, इसका राइट आंसर 2 ओम होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि बैटरी चार्जिंग के लिए प्राय, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, कि बैटरी चार्जिंग के लिए प्राय किस जनरेटर का प्रयोग है वो किया जाता है। शंट, सीरीज, कंपाउंड या ओवर कंपाउंड। तो बैटरी चार्जिंग के लिए किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, शंट जनरेटर, क्योंकि शंट है वो नियत गति पर घूमने वाला जनरेटर और नियत गति का ईएमएफ फॉर्म में वोल्टेज देता है। तो बैटरी चार्जिंग के लिए एक कम मान की नियत धारा हमको चाहिए, जो शंट जनरेटर में देता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन बल का अनुपात हमें क्या कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, क्षेत्र सामर्थ्य या चुंबकशीलता और धारण शक्ति। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतीक बी होता है दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में, या टेस्ला भी इसका मात्रक होता है, टेस्ला। और चुंबकन बल का प्रतीक होता है एच। चुंबकन बल को हम एच से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों का अनुपात हमसे पूछा तो चुंबकशीलता इसका अनुपात कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, किसी तार की लंबाई दुगुनी, कटा क्षेत्रफल दुगुना कर देने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। यानी किसी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, किसी तार की लंबाई दुगुनी कर दिया और कटाक क्षेत्रफल हमसे पूछा है दुगुना कर दिया, तो प्रतिरोध क्या दुगुना हो जाएगा, क्या दुगुना से कम हो जाएगा, 4 गुना कम, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, आर समानुपाती एल बटा में ए, यानी प्रतिरोध लंबाई की क्या समानुपाती, और एरिया यानी कटाक क्षेत्रफल इसी को बोलते हैं। तो ये क्या विलोमानुपात में है। तो यहाँ पर लंबाई दुगुनी कर दी, यानी कोई प्रतिरोध था इसकी लंबाई कर दी 2 गुनी, यहाँ पर 2 लिख दिया, कटाक क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया, यानी ये भी 2 कर दिया। तो अब इसका प्रतिरोध क्या हो गया, यानी 2 से 2 कट गया, वही सेम 1 आ गया पहले वाला। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो गया, कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, राइट आंसर 4 नंबर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क निम्न में से किस कार्य के समानुपाती होता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क है वो आर्मेचर धारा के या रोटर प्रतिरोध के या वाइंडिंग के प्रकार के या धारा के प्रकार पर। तो इसका टॉर्क होता है वो रोटर प्रतिरोध के समानुपाती होता है। रोटर प्रतिरोध यानी ये प्रतिरोध है, ये रोटर है, ये रोटर है, ये प्रतिरोध है, तो रोटर प्रतिरोध के समानुपाती होता है दोस्तों। सीरीज प्रकार के ओम मीटर में शून्य किस ओर होता है। एक होता है शून्य सीरीज प्रकार का, एक होता है संट या समांतर प्रकार का, संट प्रकार का। श्रेणी ओम मीटर की बात करें तो शून्य किस प्रकार होता है, श्रेणी में शून्य होता है वो दाईं ओर होता है, शून्य दाईं ओर होता है। और एक होता है अनंत, अनंत किस प्रकार का होता है, सीरीज में बाईं ओर होता है, बाईं ओर। तो इसके पैमाने की बात करते हैं मीटर, शून्य किस ओर होता है, तो शून्य दाईं ओर, बाईं ओर, बीच में है, कहीं भी हो सकता है। तो शून्य की बात करें तो शून्य होगा इसका दाईं ओर, और अनंत बात करते हैं अनंत होता है बाईं ओर, इसका राइट आंसर होगा दाईं ओर। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं निम्न में से कौन सी मोटर का टॉर्क सबसे अधिक होता है, स्लिप्ड फेज का, यूनिवर्सल का, रिपल्सन का, या कैपेसिटर स्टार्ट का। तो इस मोटर में यूनिवर्सल मोटर है वो सर्वाधिक टॉर्क वाली मोटर है, सर्वाधिक गति, उच्च गति यानी 10,000 से ऊपर भी आरपीएम पर चल सकती है, और इस मोटर का टॉर्क वो सबसे अधिक होता है। और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि प्राथमिक सेलों में अमलगमेशन प्रक्रिया किस दोष से दूर की जाती है, या किस दोष को दूर करने के लिए अमलगमेशन प्रक्रिया की जाती है। तो कोरोजन या ध्रुवच्छादन या स्थानीय क्रिया या सल्फेशन। तो एक प्रकार का दोष था वो, 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं प्राथमिक सेलों में। एक है अमलगमेशन स्थानीय क्रिया दोष हो गया, इसको बोलते हैं। तो ये कैथोड पर पाया जाता है, यानी कैथोड यानी जस्ते की छड़ पर पाया जाएगा,
क्योंकि जस्ते की छड़ में कार्बन की कुछ अशुद्धियाँ जमा हो जाती है, वो उस सेल को निष्क्रिय बना देती है। और इस दोष को दूर करने के लिए अम्लगेशन प्रक्रिया होता है कि जस्ते पर पारक की परत हम चढ़ाते हैं। पारक की परत चढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अम्लगमेशन बोलते हैं। और इसे किस दोष को दूर करने के लिए? तो ये होता है स्थानीय क्रिया दोष को, यानी सेल में कुछ कार्बन की जो अशुद्धियाँ होती है उनको दूर करने के लिए हमें स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए अम्लगमेशन प्रक्रिया अपनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए जस्ते यानी कैथोड पर हम पारक की परत चढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एक 2 पोल अल्टरनेटर 1200 आरपीएम पर चल रहा है तो उत्पन्न फ्रीक्वेंसी का मान है वो क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है दोस्तों, एफ बराबर PN/120। तो इसके हिसाब से हम जैसे ज्ञात करेंगे तो 2 पोल है, यानी दो इंटू में अन्य यानी गति कितनी है? 1200 आरपीएम है। इसको यहाँ से सोल्व कर देते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 6 2 यानी 20 लीटर, जिसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव किस पर अधिक होगा? तो AC पर अधिक होगा या DC पर अधिक होगा या दोनों पर समान होगा या दोनों पर अलग अलग होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दोनों पर है वो समान ही रहने वाला है। दोनों पर समान ही रहना। यदि किसी लैंप को हम AC से चलाएं या DC से, या कोई युक्ति जैसे DC पर कार्य करे AC से, वो तो अपने हीटिंग एलिमेंट के अनुसार ही हमें ऊष्मा देगा। तो दोनों पर समान कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि है वो शंट मोटर में प्रयोग की जाती है? तो आर्मेचर नियंत्रण विधि या फील्ड टैपिंग विधि, सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण या फील्ड डाइवर्टर विधि। तो गति नियंत्रण के शंट मोटर में प्रयोग की जाने वाली विधि है वो आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो फील्ड टैपिंग विधि सीरीज मोटर की गति नियंत्रण की विधि है। और AC परिवर्तनों का वैगुण जो वोल्टेज के मान में परिवर्तन का विरोध करता है, AC परिवर्तनों का वैगुण जो वोल्टेज के मान में परिवर्तनों का विरोध करता है क्या कहलाता है? इंडक्टेंस, एडमिटेंस, कैपेसिटेंस या रिलक्टेंस। तो वो गुण जो वोल्टेज के मान में परिवर्तन का विरोध करता है वो कहलाता है कैपेसिटेंस। इसका राइट आंसर होगा। और एक होता है धारा मान में परिवर्तन का विरोध, धारा मान में परिवर्तन का विरोध, तो वो क्या कहलाता है? इंडक्टेंस। और यहाँ पर अपना राइट आंसर रहने वाला है कैपेसिटेंस। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों, क्या होगा कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी हो जाए, यानी उसकी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो मोटर क्या रुक जाएगी, या मोटर की दक्षता बढ़ जाएगी, या टॉर्क उसका बढ़ जाएगा, या गति में कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो हमने एक ऊपर सूत्र के माध्यम से देखा था कि एफ यानी फ्रीक्वेंसी समानुपाती है किसके? P/N, यानी पोल की संख्या और गति के, और विलोमानुपात है 120 लगाया था। तो फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी की है हमने, फ्रीक्वेंसी तो विलोमानुपात समानुपात में कौन है? गति। तो गति है वो बढ़ जाएगी दोस्तों, यानी N है वो बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि सभी मापक यंत्र AC का कौन सा मान है वो मापते हैं दोस्तों? तो सभी मापक यंत्र AC का अधिकतम मान या प्रभावी मान या औसत मान या शीघ्र मान, कौन सा मान है वो नापते हैं? तो सभी मापक यंत्र AC का वो औसत मान ही मापते हैं दोस्तों, औसत मान है मापते हैं दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर औसत नहीं होगा, प्रभावी मान होगा। सॉरी, सभी मापक यंत्र वो प्रभावी मान है नापते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, चार्जिंग के समय बैटरी का अपेक्षित घनत्व घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या कोई भी परिवर्तन नहीं होता? तो जब बैटरी चार्ज होती है तो उसके इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व वो क्या होता है? घटता है या बढ़ता है, स्थिर रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उसका अपेक्षित घनत्व बढ़ता है दोस्तों। वो इलेक्ट्रोलाइट है वो गाढ़ा होता जाता है, यानी जैसे उसको EMF देंगे, चार्जिंग पर लगाए रखेंगे तो बैटरी EMF है वो उसमें से बुलबुले उठते हैं और उसका अपेक्षित घनत्व वो बढ़ता जाता है, गाढ़ा होता जाता है इलेक्ट्रोलाइट। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, 415 वोल्ट सप्लाई में प्रयुक्त अर्थिंग वायर का साइज हमसे पूछा है। 12 HWG, 18 HWG या 16 HWG और 8 HWG। तो वायर का साइज में बात करें तो 8 HWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसका मान सही होगा। अगर हमसे पूछे कि अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो अर्थिंग का प्रतिरोध है वो 1 ओम या इससे कम, यानी 1 ओम तक, अधिकतम 1 ओम तक प्रतिरोध होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है। एक वीडियो में 25 क्वेश्चनों पर बात करते हैं और 4 ऑप्शन जब सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाती है दोस्तों। तो एयर कंडीशनर यानी AC में कौन सी मोटर वो प्रयुक्त की जाती है हमसे पूछा है। तो AC में यूनिवर्सल मोटर होती है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर होती है, या एक स्थायी कैपेसिटर होती है,
ये रिपल्सन मोटर होती है। तो एसी में काम आने वाली मोटर है वो कैपेसिटर स्टार्ट है, कैपेसिटर रन मोटर होती है। यानी मोटर में कैपेसिटर का उद्देश्य हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य क्या होता है। यानी स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना। और रनिंग में स्टार्टिंग में धारा का मान है वो, धारा का मान है वो कम करना, धारा को कम करके टॉर्क को बढ़ाता है। तो कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य होता है, एक होता है पावर फैक्टर भी सुधारा जाता है इससे। तो एसी में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग की जाती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।